नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आके क्या कह रहा है? कह रहा है 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 2/11 अपॉन 3 प्लस 1 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। कह रहा है इसका मान ज्ञात करें। हाँ तो यहाँ दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है और कह रहा है कि उस क्वेश्चन का मान ज्ञात करिए। हाँ आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। लिखा है 2 सही 1/3 और 2 सही 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए 2 सही 1/3 को लिख सकते हो, 2 की 6 7/3। हाँ कि ना? 7/3 लिख सकते हैं। कह रहा है कि 2 सही 1/3 मतलब 7/3। आगे कह रहा है माइनस 1 सही 2/11 तो मतलब 13 माइनस के 13/11। हाँ माइनस के 13/11। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। कह रहा है कि 2 सही 1/3 माइनस 1 सही 2/11 अपॉन 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 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 3 प्लस 1 अपॉन 3। हाँ कि ना? 3 प्लस 1 अपॉन 3। हाँ कि ना? हाँ, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों इस कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन कह रहा है, ये जो कह रहा है इस क्वेश्चन का कह रहा है, इस क्वेश्चन का बताइए मान क्या होगा। आपने कह रहा है दोस्तों आपके सामने दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है और कह रहा है इसका मान क्या होगा। तो आइए हम इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप इसे सोल्व करते हैं तो क्या क्या होगा देखिए। 11 से 77, 13 तिया 39। कहोगे देखिए 2 तिया 6 7/3। ठीक है, कहोगे 11 सतह 77, 13 तिया 39। 77 में से अगर मैं 39 घटाता हूँ, 77 में से अगर 39 घटाता हूँ तो 8 और 68 68 अपॉन 33 आएगा। क्या आएगा? 68 अपॉन 33 आएगा। हाँ हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ 68 अपॉन 33 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। 68 अपॉन 33 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं। इसे सोल्व किया तो 68/33 आएगा। इसे सोल्व किया ऊपर वाले को तो 68/33 आएगा। ठीक है, अब अपोन में दोस्तों अपोन जो अपोन में चीजें लिखी गई हैं, अपोन में जो सतत फ्रैक्शन लिखी गई है, अपोन में जो सतत फ्रैक्शन लिखी गई है, अगर मैं उसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? अगर दोस्तों अपोन में जो सतत फ्रैक्शन लिखी गई है अगर मैं उसे सोल्व करता हूं तो क्या आएगा? कहोगे देखिए असतत फ्रैक्शन को, कहोगे देखिए ये एक सतत फ्रैक्शन है। मैंने कहा हाँ, कहोगे देखिए सतत फ्रैक्शन को हम नीचे से सोल्व करते हैं। मैंने कहा हाँ नीचे से सोल्व करते हैं। मैंने कहा हाँ भैया नीचे से सोल्व करते हैं। आप सोल्व करके बताइए क्या आएगा। कहोगे देखिए 3 ऊपर जाएगा तो यहाँ पर 1 की जगह 3 आ जाएगा, लेकिन नीचे भी कुछ होगा। मैंने कहा हाँ, होगा 3 3 9 9 1 10 तो नीचे हो जाएगा 10 और ऊपर हो जाएगा 3। हाँ हाँ, ऊपर हो जाएगा 3। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी? ये तो खत्म हो गया। कहोगे हाँ। अब यहाँ पर 3/10 लिखा है। ठीक है, अब इसे सोल्व करते हैं। 10 दोस्तों ऊपर जाएगा। कहोगे हाँ, तो यहाँ पर तो 10 हो जाएगा, लेकिन नीचे भी कुछ होगा। कहोगे हाँ, 10 या 30 3 3 33 हो गया। आप लोग यहाँ तो ये तो यहाँ से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर तो 10 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आगे भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों 33 तिया कितना होता है? कहोगे 33 तिया 99 होता है। 33 तिया 99 होता है। हाँ कि ना? 33 तिया 99 होता है और 99 में 10 जोड़ूंगा तो क्या हो गया? 109 आएगा। क्या आएगा? 109 आएगा। हाँ कि ना? यहाँ तो यहाँ पर देखा जाए तो 109 अपॉन, एक मिनट दीजिए, 11 से 77, 13 तिया 39, 13 तिया 39, अच्छा 38 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 38 आ रहा है। अभी मैं कह रहा हूँ कहां से गलती हुई। दोस्तों 109 अपॉन 33 आ गया। हाँ हाँ, इसे सोल्व किया तो क्या आया? 109 अपॉन 33। तो अपॉन में क्या लिखा है? कहोगे 109 अपॉन 33 लिखा है। हाँ 109 अपॉन 33 लिखा है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों इस 33 से ये वाला 33 कैंसिल हो जाएगा। कहोगे हाँ, तो बचा क्या? कहोगे 38 अपॉन 109 बचा। क्या बचा? 38 अपॉन 109 बचा। हाँ, मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनल उत्तर होगा, मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनल उत्तर होगा वो 38/109 होगा। क्या होगा? 38/109 होगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो फाइनल उत्तर होगा वो 38/109 होगा। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कह रहा है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 9/16 है। कह रहा है कि तब बताइए ए बी सी तीनों का योग क्या होगा। a प्लस बी प्लस सी का मान क्या होगा, मतलब तीनों ए बी सी का मान क्या, एबीसी का जोड़ क्या होगा। हाँ लोग यहाँ, ठीक है। कह रहा है 1/, कह रहा है 1/, कह रहा है 1 मिनट रुकिए, कह रहा है 1/, कह रहा है 1 मिनट रुकिए, कह रहा है 1/, कह रहा है 1/, ए प्लस कह रहा है 1/a प्लस 1/1 बी प्लस 1/c। हाँ लोग यहाँ, ये जो कह रहा है कहोगे हाँ। कह रहा है कि 1/, 1 मिनट रुकिए, कह रहा है 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। हाँ लोग यहाँ, कह रहा है बराबर के 9/26, कह रहा है कि बराबर के 9/26, कह रहा है ये चीज जो है 9/26 के बराबर है। हाँ लोग यहाँ, कह रहा है ये जो सतत फ्रैक्शन है, कह रहा है 9/26 के बराबर है। तब बताइए एबीसी का योग क्या होगा। हाँ लोग यहाँ, दोस्तों अगर आपको एबीसी का, दोस्तों आपको जब तक एबीसी की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक आप एबीसी का योग नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरी है एबीसी की वैल्यू निकालना। अगर दोस्तों आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है तो 9/26 को आपको इस सतत फ्रैक्शन के रूप में लिखना पड़ेगा। जब तक आप सतत फ्रैक्शन के रूप में 9/26 को नहीं लिखोगे तब तक आप एबीसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, तब तक आप एबीसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो 9/26 को सतत फ्रैक्शन के रूप में लिखना थोड़ा, 9/26 को सतत फ्रैक्शन के रूप में अगर लिखना चाह रहा हूं तो थोड़ा चैलेंजिंग स्थिति होगी, थोड़ा जटिल प्रक्रिया होगी और हम उसमें कंफ्यूज भी हो सकते हैं। आप लोग ध्यान, लेकिन दोस्तों अगर आपको एबीसी का वास्तव में रियल मान अगर आपको एबीसी का मान निकालना है तो जरूरी नहीं है आप इसे सतत फ्रैक्शन के रूप में लिखकर उसका तुलना करें, जरूरी नहीं है, आप दूसरे प्रक्रिया द्वारा भी निकाल सकते हैं। दोस्तों आपको याद होगा, दोस्तों आपको एचसीएफ निकालना आता है भाग विधि द्वारा, कहोगे हाँ। एचसीएफ निकालना आता है भाग विधि द्वारा, कहोगे हाँ। तो जिस प्रकार आप एचसीएफ निकालते हो भाग विधि द्वारा उसी मेथड का प्रयोग करना है। यहाँ पर हमें एचसीएफ नहीं निकालना है, हमें एचसीएफ नहीं निकालना है, उसी मेथड का प्रयोग करना है। जिस प्रकार आप एचसीएफ निकालते हो भाग विधि द्वारा उसी मेथड का आपको प्रयोग करके और प्रयोग करना है। और वो प्रक्रिया तब तक आपको प्रयोग करनी है, वो प्रक्रिया आपको तब तक प्रयोग करनी है जब तक आखिरी में रिमाइंडर 1 न बच जाए। ये 1/c लिखा है कहोगे हाँ, इसका मतलब यही है कि c से हम भाग दे रहे हैं, तो मतलब इसका यही है कि 1 को हम c से भाग दे रहे हैं, 1 को c से भाग दे रहे हैं। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, 1 को हम c से भाग दे रहे हैं। तो जब तक दोस्तों 1 ना प्राप्त हो जाए, 1 ना रिमाइंडर के रूप में प्राप्त हो, तब तक ये प्रक्रिया आपको करती रहनी है, ठीक है। तो मैं 9 और 26 का, जैसे 9 और 26 का लेकर सोल्व करता हूं। जैसे मैं एचसीएफ निकालता हूं वैसे, जैसे हम एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि द्वारा दो संख्याओं का, वैसे ही 9 और 26 को लेकर सोल्व करिए। तो कहोगे देखिए अगर 9 से 26 को डिवाइड करता हूं तो 9 दूनी 18 होता है, मैंने कहा हाँ। कहोगे देखिए 16 में से 26 में से अगर 18 घटाएंगे तो 8 बचा, और आगे भाग देता हूं तो 1 बचा। हाँ लोग यहाँ, दोस्तों आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 बच रहा है। हाँ लोग यहाँ, और हमें कहां तक सोल्व करना था, कहोगे जब तक रिमाइंडर 1 ना प्राप्त हो तब तक सोल्व करना। तो रिमाइंडर 1 प्राप्त हो गया, बस यही तक रखिए, ठीक है। कोई दिक्कत कोई प्रश्न को नहीं। दोस्तों ये जो 2 लिखा है ये कुछ और नहीं है, ये a की वैल्यू, ये जो यहाँ पर पहली बार भाग करने पर 2 प्राप्त हुआ है ये कुछ और नहीं है, a की वैल्यू है। ये जो दूसरी बार भाग करने पर प्राप्त हुआ है ये कुछ और नहीं है, b की वैल्यू है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों इस 1 को हम किससे भाग दे रहे थे, c को भाग दे रहे थे। हाँ हाँ, यहाँ पर दोस्तों 1 प्राप्त हुआ और इस 1 को हम किससे भाग दे रहे हैं, 8 से भाग दे रहे हैं। तो हो गया हाँ, तो ये जो 8 है ये कुछ और नहीं है, c की वैल्यू है। क्या है, c की वैल्यू है, c की वैल्यू है, ये c है। ये जो 8 है ये कुछ और नहीं है, c है। तो इस प्रकार a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू क्या है, 8 है। हमसे कहा था कि तीनों को जोड़ बताइए, हमसे कहा था कि इन तीनों का जोड़ बताइए। तो आप मुझे बताइए इन तीनों का जोड़ क्या होगा। मैं देखिए 8 2 1 3 8 3 11। तो इस प्रकार ए बी सी का जो जोड़ होगा, ए बी और सी का जोड़ जो होगा वो 11 होगा। क्या होगा, 11 होगा। आप मेरी बात से सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगले क्वेश्चन को भी हम यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/a प्लस
वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन डी बराबर है 17/60 के। तब बताइए ए इंटू सी प्लस बी प्लस डी का मान क्या होगा। कह रहा ए और सी, कह रहा ए सी प्लस बी डी का मान क्या होगा। कह रहा ए सी प्लस बी प्लस डी का मान क्या होगा। हाँ तो हाँ, तो आइए हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है वन अपॉन, कह रहा है वन अपॉन, कह रहा है वन अपॉन, हाँ कि ना हो गया, कह रहा है वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन डी। हाँ कह रहा है ये जो है 17/60 के बराबर है। कह रहा है ये जो 17 ये कह रहा है ये जो है 17/60 के बराबर है। हाँ 17/60 के बराबर है। कह रहा है कि ये जो है 17/60 के बराबर है। तब बताइए ए इंटू सी प्लस बी प्लस डी का मान क्या होगा। तो दोस्तों आप तब तक नहीं बता सकते हो इसका मान क्या होगा जब तक आपको ए बी सी डी की वैल्यू पता ना हो, तब तक आप नहीं बता सकते हो। हाँ, अगर दोस्तों ए बी सी की वैल्यू मुझे प्राप्त करनी है, ए बी सी की वैल्यू पता करनी है, तो 17/60 को आपको सतत फ्रैक्शन के रूप में लिखकर तुलना करना पड़ेगा। उसके बाद कहीं जाकर आपको मिलेगा। और ये चीज काफी चैलेंजिंग है सतत फ्रैक्शन के रूप में इस चीज को लिखना। ऐसा नहीं है लिख नहीं सकते, लिख सकते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन उत्पन्न हो जाएगा। आप इस चीज से बचने के लिए दोस्तों मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। आप क्या करिए, आपको आता होगा एचसीएफ निकालना भाग विधि द्वारा। दो संख्या को एचसीएफ कैसे निकालते हैं भाग विधि द्वारा, ये आपको आता होगा। हाँ कि ना कहोगे। उसी मेथड का प्रयोग करके, उसी मेथड का प्रयोग करना है आपको। यहाँ पर आपको एचसीएफ नहीं निकालना, उसी मेथड का केवल प्रयोग करना है, उसी मेथड का यूज करना है। ठीक है, और उस मेथड का आपको यूज तब तक करना है जब तक आपको आखिरी में वन ना प्राप्त हो रिमाइंडर। जब तक आखिरी में वन रिमाइंडर प्राप्त ना हो तब तक आपको ये प्रक्रिया करनी है। ठीक है, तो 17/17 और 60 को लेकर मैं भाग विधि 17 और 60 को लेकर जैसे हम एचसीएफ निकालते हैं भाग विधि द्वारा, उसी मेथड का प्रयोग करके मैं 17 और 60 को लेकर सोल्व करता हूँ। ठीक है, तो 17 से मैंने 60 को डिवाइड किया, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 तिया 51, क्या आया 17 तिया 51 आया। आप लोग देखो क्या प्राप्त हुआ, हो गया 9 प्राप्त हुआ। अब 9 से मैं डिवाइड करूंगा 17 को, हो गया हाँ 9 दूनी 9 1 9, कितना बचा, हो गया 8 बचा है। आप लोग देखो 8 बचा है। अब 8 से मैं क्या करूंगा 9 को डिवाइड करूंगा, तो क्या बचा, हो गया देखिए 1 बचा, रिमाइंडर 1 बचा। आप लोग देखो तो ये प्रक्रिया हमें तब तक करनी थी जब तक एक ना बचे। आप लोग रिमाइंडर 1 ना आए तो एक आ गया, यहाँ पर एक आ गया, यहाँ पर एक ही रिमाइंडर आ रहा था, यहाँ पर भी एक आ गया, तो ये प्रक्रिया बस समाप्त हुई। ठीक है, अब दोस्तों ये जो पहली बार भाग करने पर प्राप्त हुआ था ये कुछ और नहीं है, ई है। ठीक है, दूसरी बार जो भाग करने पर प्राप्त हुआ वो कुछ और नहीं है, बी है। तीसरी बार जो भाग करने पर, मतलब आखिरी बार जो भाग करने पर प्राप्त हुआ वो सी है, कुछ और नहीं है, सी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वन को किससे डिवाइड कर रहे हैं, डी से। यहाँ पर दोस्तों ये जो रिमाइंडर वाला बचा है इसे भी तो हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, हो गया 8 से। दोस्तों यहाँ पर डी से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये जो 8 है ये कुछ और नहीं है, डी है। क्या है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा क्या था, हो गया हमसे कहा था ए और सी, तरह ए इंटू सी प्लस डी का मान बताइए। हाँ तो ए और सी की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, ए और सी की अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या हो गया 3 1 3 आएगा। हाँ और जो मल्टीप्लाई करने पर आया, और मल्टीप्लाई करने पर आया है उसे बी प्लस डी में जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, हो गया देखिए 3 आ गया, 3 1 4 आ गया, 4 8 12 आ गया। हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो ए इंटू सी प्लस बी प्लस डी की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं 12 होगी। क्या होगी, 12 होगी। हाँ क्या होगी, 12 होगी। बताइए कोई दिक्कत की परेशानी, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत की परेशानी यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 13/48 जो होगा किसके बराबर होगा। कह रहा है 13/48 किसके बराबर होगा। अगर 13/48 पता करना किसके बराबर होगा तो पहला तरीका है कि आप ऑप्शन से ट्राई कर लीजिए, जिसे सोल्व करने पर 13/48 आ गया वो हमारा फाइनल उत्तर होगा। लेकिन दूसरा तरीका है आप 13/48 को सतत फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लीजिए। सतत फ्रैक्शन के रूप में जो भी सतत फ्रैक्शन के रूप में चेंज करने पर जिस उत्तर से मैच करेगा, जिस ऑप्शन से मैच करेगा वही हमारा फाइनल उत्तर होगा। तीसरा तरीका है दोस्तों आप इसे एचसीएफ मेथड द्वारा इसे सोल्व करिए। एचसीएफ मेथड द्वारा आप इसे सोल्व करिए। एचसीएफ मेथड द्वारा सोल्व करना है, और ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी रहेगी जब तक कि रिमाइंडर 1 ना प्राप्त हो। हर जगह देख रहे हैं आखिरी में रिमाइंडर 1 है, तो ये प्रक्रिया आपको तब तक करनी है जब तक कि
रिमाइंडर 1 ना प्राप्त हो। एचसीएफ मेथड का एचसीएफ भाग विधि द्वारा जैसे आप एचसीएफ निकालते हो उसी मेथड का प्रयोग करके सोल्व करिए। ठीक है, तो 13 को अगर मुझे सोल्व करना है तो 13 से मुझे 48 को भाग देना पड़ेगा। हाँ लोग यहाँ 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39। आप लोग कितना बचा हो गया देखिए, यहाँ पर तो देखा जाए तो 9 बचा है। अब 9 को 13 से डिवाइड करूंगा तो 4 बचा। आप लोग 4 से अगर मैं 9 को डिवाइड करूंगा, 4 से अगर मैं 9 को डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 1 बचा। हाँ लोग आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है, अब दोस्तों पहले ऑप्शन में देखो तो प्लस में जो प्लस में पूर्णांक लिखा गया है वो 3 और 1 लिखा गया है। हाँ लोग यहाँ 3 और 1 लिखा गया है। हाँ लोग 3 और 1 लिखा गया है। तो आप देखिए ठीक है, एक चीज और देखिए, यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज देखिए, नोटिस करिए कि यहाँ पर भागफल में भागफल कितनी बार हमें प्राप्त हुआ है? तो एक बार प्राप्त हुआ है, एक बार प्राप्त हुआ है, 2 बार प्राप्त हुआ है, 3 बार प्राप्त हुआ है। हाँ तो 3 बार हमें भागफल प्राप्त हुआ है। हाँ, मतलब जो भी ऑप्शन होगा हमारा वो 3 स्टेप, मतलब जो भी ऑप्शन होगा, मतलब यहाँ पर जो भी हमारा ऑप्शन होगा, ठीक है, वो पूर्णांक के रूप में मत एक मिनट होगी दोस्तों, यहाँ पर भागफल कितनी बार प्राप्त हुआ है? तो भागफल हमें 3 बार प्राप्त हुआ है। भागफल 3 बार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अगर मैं पहला ऑप्शन उठाता हूँ तो पूर्णांक में लिखा गया है, पूर्णांक के रूप में 3 लिखा गया है, यहाँ पर भी 3 है। पूर्णांक के रूप में 1 लिखा गया है, यहाँ पर भी 1 है। लेकिन आगे स्टेप लिखा गया है, अगला स्टेप लिखा ही ना गया है, अगला स्टेप लिखा ही ना गया है। आप लोग यहाँ अगला स्टेप लिखा ही ना गया है, जबकि यहाँ पर अगले स्टेप में भागफल के रूप में 2 है, मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। इसी प्रकार दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, इसी प्रकार हमारा दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अगर मैं तीसरा ऑप्शन की बात करता हूँ तो 3 तो लिखा गया है पूर्णांक के रूप में, वहां पर ऑप्शन में, यहाँ पर भी आया है। पूर्णांक के रूप में 1 लिखा गया है, यहाँ पर भी आया है। पूर्णांक के रूप में 1 आया है, लेकिन यहाँ पर नहीं आया है, यहाँ पर नहीं आया, तो ये हमारा फाइनल उत्तर नहीं हो सकता है। हम चौथा ऑप्शन देख लेते हैं। 3 आया है, ठीक है। पूर्णांक के रूप में 1 आया है, ठीक है। पूर्णांक के रूप में 2 आया है, ठीक है। और आखिरी में हम 4 से भाग दे रहे हैं, यहाँ पर भी 4 से भाग दे रहे हैं, तो ये हमारा फाइनल उत्तर होगा। तो इस प्रकार से भी आप चेक कर सकते हैं, और ये वाला अच्छा मेथड है। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। अब दोस्तों हमें कुछ और नया सीखना है, अब हमें कुछ और नया तरीके यहाँ पर सीखने हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, अब आइए हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं, अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब आइए हम अगले कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले एक कॉन्सेप्ट होता है योगांतर अनुपात विधि। क्या होता है योगांतर अनुपात विधि? योगांतर अनुपात विधि आखिर होती क्या है? ठीक है, आखिर होती क्या है और उसका, और योगांतर अनुपात विधि होती क्या है उसके बारे में आपको दिया है, उसके बारे में आपको दिया है। आप पढ़िए, कह रहा यदि कोई दो अनुपात, कह रहा यदि यदि कोई दो अनुपात ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आपस में बराबर है। कह रहा यदि कोई दो अनुपात ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आपस में बराबर है तो उनके हरों को अंश में जोड़ने और घटाने के बाद बने नए अनुपात भी आपस में बराबर होंगे। कह रहा है कि यदि कोई दो अनुपात ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आपस में बराबर है तो उनके हरों को अंश में से एक बार जोड़ने और अंश में से एक बार घटाने पर बने बने अनुपात भी आपस में बराबर हो। अर्थात यदि ए अपॉन बी बराबर है सी अपॉन डी की, तब योगांतर अनुपात विधि के अनुसार ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी अपॉन सी माइनस डी के बराबर होगा। ये कहना चाह रहा है। मैं इस चीज को एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद हम इस चीज को प्रूव भी करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस चीज को प्रूव भी करेंगे। कह रहा है कि दोस्तों यदि दो को, ये कह रहा है दोस्तों, ये हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है कि यदि कोई दो अनुपात ए अपॉन बी और सी अपॉन डी, कह रहा है यदि कोई दो अनुपात ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आपस में बराबर है, एक मिनट होगी। कह रहा है यदि कोई दो अनुपात ए अपॉन बी और सी अपॉन बी आपस में बराबर है, ठीक है। आप मुझे बताइए ए अपॉन बी जो अनुपात है उसका अंश क्या है? कहोगे ए है, और हर क्या है? कहोगे बी है। और दूसरा जो अनुपात है सी अपॉन डी उसका अंश क्या है? कहोगे सी है, और हर क्या है? कहोगे डी है। कह रहा है यदि कोई दो अनुपात ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में उनके हरों को अंश में से एक बार जोड़ने और अंश में से एक बार घटाने पर जो अनुपात निकल कर आएगा, जो अनुपात बने नए अनुपात भी आपस में बराबर होंगे। मतलब अगर मैं ए में हर बी जोड़ता हूं,
ए में जो अंश ए है उसमें हर बी जोड़ता हूं और उसी अंश में से एक बार हर घटाता हूं, और ये प्रक्रिया इधर भी अगर ऐसे करता हूं तो ये जो अनुपात निकल कर आएगा, ये जो अनुपात निकल कर आएगा ये आपस में बराबर होगा, ये आपस में बराबर होगा। कह रहा है कि यदि कोई दो अनुपात ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आपस में बराबर है तो ऐसी स्थिति में अंश में से एक बार जोड़ने पर, अंश में हर को एक बार जोड़ने पर और अंश में से एक बार घटाने पर बना नया अनुपात भी आपस में बराबर होगा, बना नया अनुपात भी आपस में बराबर होगा। मतलब ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी के है, तो ऐसी स्थिति में ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के भी होगा। ठीक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, यही हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है, यही हमारा कॉन्सेप्ट कह रहा है। आखिर ये कैसा हो क्यों हो रहा है, आइए हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। आइए हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मान लीजिए दो अनुपात है, मान लीजिए दो अनुपात है, एक अनुपात है ए अपॉन बी। मान लीजिए दोस्तों दो अनुपात है, एक है ए अपॉन बी और दूसरा अनुपात है बी अपॉन डी, सी अपॉन डी। मान लीजिए दोस्तों दो अनुपात है, एक अनुपात हमारा ए अपॉन बी है और दूसरा अनुपात जो है हमारा सी अपॉन डी है। आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, और ये दोनों जो अनुपात है वो बराबर है। मान लीजिए तो दोस्तों दो अनुपात है ए अपॉन बी और मान लीजिए तो दोस्तों दो अनुपात है, एक है ए अपॉन बी और दूसरा है सी अपॉन डी। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, और ये दोनों अनुपात आपस में बराबर है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर दोनों साइड एक एक जोड़ लेता हूं तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। अगर मैं जोड़ता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, देखिए जब आप जोड़ोगे ना तो ए अपॉन बी प्लस वन इधर आ जाएगा और इधर आएगा सी अपॉन डी प्लस वन आ जाएगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अगर मैं इसे सोल्व करता हूं तो क्या होगा, देखिए अगर आप इसे सोल्व करते हो तो ऊपर आ जाएगा ए प्लस बी अपॉन बी, ए प्लस बी अपॉन बी आएगा और यहाँ पर आएगा सी प्लस डी अपॉन बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, बी और डी की वैल्यू निकाल, बी अपॉन डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बी अपॉन डी की वैल्यू निकालूं, तो क्या निकल कर आया, देखिए बी अपॉन डी की वैल्यू अगर निकालना चाहते हो आप, बी अपॉन डी की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हो तो निकल कर आएगी ए प्लस बी अपॉन एक मिनट ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी निकल कर सी प्लस डी निकल कर। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत है तो हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बी अपॉन डी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो बी अपॉन डी की वैल्यू निकल कर आएगी ए प्लस बी अपॉन सी प्लस डी। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो मान लीजिए ये पहला समीकरण, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों ये तो हमारा पहला समीकरण आ गया। हाँ, अगर दोस्तों ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी के है, तो हाँ, अगर मैं दोनों साइड एक एक घटा दूं तो आपको कोई दिक्कत है, तो नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने दोनों ओर घटा दिया। अगर मैं घटाता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, तो देखिए जब आप घटाओगे ना तो ए अपॉन बी माइनस वन बराबर के सी अपॉन बी माइनस के वन प्राप्त होगा। आप लोग सी अपॉन बी माइनस के वन प्राप्त होगा। आप मेरी बात से सहमत है, तो देखो सी अपॉन बी माइनस के वन प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पसंद होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। अब मैं इसे सोल्व कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या होगा, देखिए ए माइनस बी अपॉन बी आएगा और इधर आएगा सी माइनस बी अपॉन बी। आप लोग कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत कोई पसंद होगी, हमें कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं है। अगर मैं यहाँ से बी अपॉन डी की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो बी अपॉन डी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, बी अपॉन डी की वैल्यू, अगर आप बी अपॉन डी की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, बी अपॉन डी की वैल्यू निकालना चाह रहे हो, बी अपॉन डी की वैल्यू निकालना चाह रहे हो तो बी अपॉन डी की वैल्यू ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी निकल कर आएगी। हाँ, आप लोग कोई दिक्कत कोई परेशानी है, कोई नहीं है। तो ये हमारा दूसरा समीकरण।
ठीक है दोस्तों, बी अपॉन डी की वैल्यू ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी आ गया। दोस्तों ये जो बी अपॉन डी की वैल्यू है, क्या मैं यहाँ पर रख सकता हूँ? बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये जो बी अपॉन डी दिख रहा है, इसकी जगह मैंने रख दिया ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी रख दिया। आपको कोई दिक्कत है? नहीं। अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर इसकी जगह रखता हूँ ए माइनस बी अपॉन सी माइनस डी रखता हूँ, तो आपको कोई आपत्ति नहीं होती, आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और इधर के रख दिया, इधर क्या था? ए प्लस बी अपॉन सी माइनस डी। हाँ, अब दोस्तों मैं इसे थोड़ा और सीधा कर देता हूँ, गुणा भाग करके। दोस्तों इसे मैं थोड़ा और सीधा कर देता हूँ गुणा भाग करके। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों ए माइनस बी को इसके अपोन में ले जाऊं, ए प्लस बी के अपोन में ए माइनस बी ले जाऊं, और सी माइनस डी को एक मिनट और सी प्लस डी को सी माइनस डी के ऊपर ले जाऊं, तो आपको कोई दिक्कत है? कोई नहीं। अगर ऐसा करता हूं तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी प्राप्त हो। ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी प्राप्त हो। आप लोग कोई दिक्कत नहीं पसंद हो गई, हमें कोई दिक्कत नहीं पसंद होगी, तो हमें ये चीज प्राप्त होगा। आप लोग ये चीज हमें प्राप्त होगा, कोई दिक्कत यहाँ तक होगी, यहाँ तक तो हमें कहीं दिक्कत कोई परेशानी नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आपने खुद देखा दोस्तों आपने खुद देखा कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी के। दोस्तों आपने खुद देखा कि ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी के। ऐसी स्थिति में दोस्तों ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी के आए। हाँ लोग देखो, ठीक है, कोई दिक्कत कोई पसंद नहीं। दोस्तों आपने खुद देखा दोस्तों ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी था। हाँ लोग देखा, दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए में क्या किया गया है? नीचे वाले को जोड़ा गया है, और जो आया है उसे दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऊपर, दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं, दोस्तों आप यहाँ पर देखिए ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी था। ऐसी स्थिति में हमें ये मिला है। दोस्तों आप यहाँ पर गौर से देखिए कि अंश में जो चीज लिखा गया था उसे उसमें हर को जोड़ा गया है, और जो आया है उसे क्या किया गया है? अंश में जो चीज लिखा गया है उस हर में से अंश में जो चीज लिखा गया है उसमें से हर वाला घटाकर भाग दे दिया गया है। हाँ यहाँ भाग दे दिया गया है, और जो आया है वो अनुपात भी बराबर है। हाँ यहाँ वो अनुपात भी बराबर है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ए में से आप दोस्तों देख रहे हैं कि ए में से बी को एक बार जोड़ा गया है, और एक बार अपोन में एक बार घटा के लिखा गया है, और वही चीज यहाँ पर भी की गई है। सी में एक बार जोड़ा गया है डी को, और सी में से घटाकर डी को लिखा गया है, और जो अनुपात आया है वो ऐसी स्थिति में बराबर आया है। हाँ यहाँ बराबर आया है। यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि कोई दो अनुपात ए अपॉन बी यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि कोई दो अनुपात ए अपॉन बी और सी अपॉन डी आपस में बराबर है, तो ऐसी स्थिति में उनके हरों को अंश में से एक बार जोड़ने पर, उनके हरों को अंश में एक बार जोड़ने पर और अंश में से एक बार घटाने पर जो नया अनुपात बनेगा वो भी बराबर होगा। मतलब ए अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी के अपॉन सी माइनस डी। मतलब यह है, ठीक है, कह रहा है कि यहीं से एक नियम निकल जाता है कि यदि दो अनुपात ए अपॉन बी और सी अपॉन डी बराबर है, तो ऐसी स्थिति में हर को अंश में से एक बार जोड़ने पर और हर को अंश में से घटाने पर जो नया अनुपात बनेगा वो भी आपस में बराबर होगा। मतलब ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर होगा सी प्लस डी के अपॉन सी माइनस डी के बराबर होगा। ठीक है, ये योगांतर अनुपात विधि के द्वारा ऐसा हुआ। ठीक है, एक चीज मैं और बता दूं, अगर दोस्तों इस चीज ये जो योगांतर दोस्तों ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, हम लोग मैंने योगांतर अनुपात विधि प्रयोग की, तो ए अपॉन बी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी आ गया। हम लोग अगर दोस्तों मैं इसमें फिर से योगांतर अनुपात विधि प्रयोग कर देता हूं, तो ऐसी स्थिति में दोस्तों हमें ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी के मिलेगा। मतलब जो चीज था वही चीज प्राप्त होगा। दोस्तों अगर मैं इसमें फिर से प्रयोग कर देता हूं, फिर से योगांतर अनुपात विधि प्रयोग कर देता हूं, तो ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी के मिलेगा। मतलब जो चीज पहले था, मतलब जो चीज लिखा गया था वही चीज हमें प्राप्त होगा। हमें प्राप्त होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये सारी चीजें समझ में आई हो गया? हाँ, ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई।
ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई। एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, कभी भी दोस्तों ऐसे दोस्तों कभी भी दोस्तों अगर इस रूप का हमें मिलता है, इस रूप का हमें स्ट्रक्चर मिलता है, तो आप वहां पर दोस्तों आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि कभी भी इस प्रकार का रूप देखने को मिलता है, तो आप वहां पर युगांतर अनुपात विधि जरूर प्रयोग करिए, क्योंकि वहां पर आपको फायदा मिलेगा। दोस्तों एक बात और मैं बता देता हूं, जब आप युगांतर अनुपात विधि प्रयोग करेंगे, कभी भी इस प्रकार का स्ट्रक्चर मिले और आप अगर युगांतर अनुपात विधि का प्रयोग करते हैं, तो आपको ए अपॉन बी यहाँ पर जो टर्म लिखा गया उसका अनुपात, और यहाँ पर जो अनुपात लिखा गया, यहाँ पर जो टर्म लिखा गया उनका अनुपात, और बराबर मिलेगा यहाँ पर जो टर्म लिखा गया उनके अनुपात के। आप खुद देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर लिखा गया था a प्लस बी अपॉन a माइनस बी और c प्लस डी अपॉन c माइनस डी लिखा गया, तो मैंने योगांतर अनुपात विधि प्रयोग किया, तो a और b का अनुपात बराबर आया है c अपॉन डी। आप सोल्व करोगे तो आपको यही मिलेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, सारी चीजें समझ में आई होंगी? हाँ, सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी कर लेते हैं। दोस्तों बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, आप देख के बता सकते हो क्या आएगा उत्तर। कह रहा है यदि a अपॉन बी बराबर, कह रहा है यदि a अपॉन बी बराबर, कह रहा है यदि a अपॉन बी बराबर 16/3 के है, 16/3 के है, तब बताइए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का मान क्या होगा। आप हाँ, ठीक है, कह रहा है a अपॉन बी, कह रहा है a अपॉन बी बराबर 16/3 है, कह रहा है a अपॉन बी बराबर 16/3 है, तब बताइए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का मान क्या होगा। हाँ, दोस्तों अभी को आप दोस्तों a प्लस बी और अपॉन a माइनस बी हमें तभी प्राप्त होता है जब हम योगांतर अनुपात विधि प्रयोग करते हैं। हाँ दोस्तों a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हमें तभी प्राप्त होता है जब हम योगांतर अनुपात विधि प्रयोग करते हैं। तो आप सीधी सी बात है, अगर यहाँ पर a अपॉन बी लिखा गया है तो यहाँ अगर मैं a अपॉन बी लिखा गया है और मैं योगांतर अनुपात विधि प्रयोग कर देता हूँ, तो मुझे वास्तव में a प्लस बी अपॉन a माइनस बी मिलेगा। तो मैंने प्रयोग कर लिया। दोस्तों योगांतर अनुपात विधि कहता है कि अंश हर को अंश में एक बार जोड़कर, और योगांतर अनुपात विधि दोस्तों कहता है कि हर को अंश में एक बार जोड़ने और अंश में से एक बार घटाने पर जो अनुपात आएगा वो बराबर होगा। तो मैंने यही चीज यहाँ पर अप्लाई किया। दोस्तों अगर मैं हर 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 को अगर दोस्तों यहाँ पर मैं हर को अंश में जोड़ता हूं और हर को ही घटाता हूं अंश में से, तो यहाँ पर ये अनुपात मिलेगा कहोगे, हाँ ये अनुपात मिलेगा। लेकिन यहाँ पर क्या मिलेगा कहोगे, यहाँ पर तो 16 3 19 और 16 में से 3 घटाएंगे तो 13 मिलेगा। हाँ तो इस प्रकार a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर क्या आया, 19/13 आया। क्या आया, 19/13। और हमसे यही तो पूछ रहा था कि बताइए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का मान क्या होगा। तो हम कह सकते हैं भैया a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का मान जो होगा 19/13 होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मैं फिर से अप्लाई कर देता हूँ, दोस्तों आपको दिख रहा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर ये दिया है। हाँ लोग यहाँ अगर दोस्तों मैं फिर से अप्लाई कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ पर a और b का अनुपात मिलेगा, a और b का अनुपात मिलेगा। अगर दोस्तों मैं फिर से युगांतर अनुपात विधि प्रयोग कर देता हूँ, तो जो लिखा गया था वही चीज मुझे फिर से प्राप्त होगा। आप अप्लाई करके यही मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूँ, योगांतर अनुपात विधि का हम प्रयोग कहाँ करते हैं। बात आती है योगांतर अनुपात विधि का हम प्रयोग करते हैं कहाँ करते हैं। दोस्तों जहां पर भी फायदा मिले योगांतर अनुपात विधि के माध्यम से, दोस्तों जहां पर भी हमें फायदा मिल रहा है योगांतर अनुपात विधि का प्रयोग करने से, वहां पर आपको प्रयोग करना है। अगर कहीं सूत्र बनाने में अगर कहीं सूत्र बन जा रहा है योगांतर अनुपात विधि के माध्यम से, तो वहां पर हम सूत्र बना लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं प्रयोग कर सकते, जहां पर भी आपको फायदा मिल रहा है वहां पर आप करिए, क्योंकि कोई गलत चीज नहीं है। ठीक है, कोई गलत मेथड नहीं है। अब अगला क्या कह रहा है कि यदि a अपॉन बी बराबर 5/3 है, तब बताइए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का मान क्या होगा। हाँ कह रहा है a अपॉन बी बराबर, कह रहा है a अपॉन बी बराबर 5/3 है, कह रहा है a अपॉन बी बराबर 5/3 है, कह रहा है तब बताइए a प्लस बी अपॉन a माइनस बी का मान क्या होगा। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी हमें तभी प्राप्त होता है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब हम योगांतर अनुपात विधि प्रयोग करते हैं, दोस्तों a अपॉन बी दिया है कहोगे, हाँ a अपॉन बी बराबर 5/3 के दिया है कहोगे, हाँ अगर मैं योगांतर अनुपात विधि प्रयोग करता हूं तो मुझे a प्लस बी अपॉन a माइनस बी मिलेगा कहोगे, हाँ और बराबर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी मिलेगा। तो मैं यहीं पर प्रयोग कर ले रहा हूँ योगांतर अनुपात विधि। दोस्तों योगांतर अनुपात विधि कहता है, दोस्तों योगांतर अनुपात विधि कहता है कि हर को एक बार अंश में जोड़ दीजिए और हर को एक बार अंश में से घटा दीजिए, और जो अनुपात आएगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने प्रक्रिया वही अप्लाई किया, तो यहाँ पर जोड़ दिया तो a प्लस बी प्राप्त हुआ, यहाँ पर घटा दिया अंश में से
तो ये प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार अनुपात देखा जाए तो यहाँ पर ये प्राप्त हुआ। लेकिन इधर क्या मिलेगा, कहोगे 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, और इसे सोल्व करेंगे तो आएगा 4। आप लोग यहाँ 4/1 मतलब 4। तो इस प्रकार a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू क्या निकल कर आई, कहोगे 4 निकल कर आई। क्या निकल कर आई, 4 निकल कर आई। इस प्रकार a प्लस बी अपॉन a माइनस बी की वैल्यू 4 निकल कर आई। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि a प्लस बी, कह रहा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर 25/12 है। कह रहा है a अपॉन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर 25/12 है। तब a अपॉन b का मान बताइए। हाँ, आप लोग यहाँ a अपॉन b का मान बताइए। आप मेरी बात से सहमत है, तो हाँ हम आपकी बात से सहमत है, हम आपकी बात से सहमत है। कह रहा है a प्लस बी बराबर, कह रहा है a प्लस बी अपॉन, कह रहा है a प्लस बी, कह रहा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर 25/12 है। 25/12 है। हाँ, 25/12 है। ठीक है, कह रहा है कि तब बताइए a अपॉन बी का मान क्या होगा। हाँ, ठीक है, ये 25/12 कह रहा है, ये a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर 25/12 है। तब बताइए a अपॉन बी का मान क्या होगा। हाँ दोस्तों, आपको योगांतर अनुपात विधि पता है, कहोगे हाँ योगांतर अनुपात विधि पता है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात विधि प्रयोग करता हूँ, यहाँ पर प्रयोग करता हूँ, अगर दोस्तों मैं योगांतर अनुपात विधि प्रयोग करता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, कहोगे अगर आप प्रयोग करते हो, कहोगे देखिए ए में से ए में एक जोड़ा गया, एक बार जोड़ा गया है, ए में से ही एक बार घटाया गया है मेरा। ठीक है, कहोगे देखिए अगर मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात विधि प्रयोग करता हूँ तो मुझे ए और बी का अनुपात मिलेगा। यहाँ पर जो टर्म लिखे गए हैं शुरुआत में इनका अनुपात मिलेगा। हाँ, योगांतर अनुपात विधि क्या कहता है, कहोगे कहता है कि हर को अंश में एक बार जोड़ लीजिए और हर को अंश में से एक बार घटा दीजिए, और वो जो आएगा अनुपात, और घटाने पर जो अनुपात आएगा वो आपस में बराबर होंगे। अगर मैं यही चीज करता हूँ, हर को अंश में एक बार जोड़ता हूँ और हर को ही अंश में से एक बार घटाकर अनुपात जो निकल कर, अगर मैं अनुपात निकालता हूँ तो यहाँ पर मुझे जो अनुपात मिलेगा ए और बी का अनुपात मिलेगा, ए और बी का अनुपात मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर मैंने किया, हर को एक बार अंश में जोड़ दिया और हर को ही अंश में से एक बार घटाकर अनुपात निकाला, तो जो अनुपात निकल कर आएगा वो ए और बी का अनुपात ही निकल कर आएगा। ए यहाँ पर जो टर्म लिखे गए हैं उनका अनुपात ही निकल कर आएगा। यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, देखिए यहाँ पर भी मैंने योगांतर अनुपात विधि यहाँ पर मैंने प्रयोग कर दिया, यहाँ पर भी प्रयोग करिए आप लोग। यहाँ अंश, हर को मैंने अंश में जोड़ा तो क्या आया, 37 आया, और हर में से ही हर को घटा दिया अंश में से तो 13 आया। आप लोग यहाँ इस प्रकार देखा जाए तो ए अपॉन बी की वैल्यू क्या निकल कर आई, कहोगे 37/13 निकल कर आई। क्या निकल कर आई, 37/13 निकल कर आई। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर 4/1 है। तब बताइए a अपॉन बी का मान क्या होगा। हाँ, तो यहाँ कह रहा है a प्लस बी, कह रहा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर, कह रहा है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर 4/1 है, 4/1 है। हाँ, तो यहाँ कह रहा है a अपॉन बी की वैल्यू बताइए, a अपॉन बी की वैल्यू बताइए। हाँ, तो दोस्तों आपको योगांतर अनुपात विधि याद है। हाँ, तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात विधि प्रयोग करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, कहोगे यहाँ पर जो टर्म लिखे गए हैं उनका अनुपात मिलेगा। हाँ, तो मैंने मतलब ए अपॉन बी की वैल्यू मिलेगी, कहोगे हाँ ए अपॉन बी की वैल्यू मिलेगी। हाँ, ए अपॉन बी की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पर अप्लाई की। दोस्तों योगांतर अनुपात विधि क्या कहता है, भैया योगांतर अनुपात विधि कहता है कि हर को एक बार अंश में जोड़ दीजिए और हर को ही अंश में से एक बार घटाकर, तो वे देखिए योगांतर अनुपात विधि कहता है कि हर को एक बार अंश में जोड़ने पर और हर को ही एक बार अंश में से घटाने पर जो अनुपात आएगा वो बराबर होगा। तो यहाँ पर मैंने अंश को हर को अंश में एक बार जोड़ा और हर को ही अंश में से एक बार घटाकर जो अनुपात निकाला तो मुझे ए और बी का अनुपात मिला। मतलब यहाँ पर जो लिखा गया है उसी का अनुपात मिला। ठीक है, इसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी हर को अंश में जोड़ा तो 5 मिला और हर को अंश में से घटाया तो 3 मिला। हम लोगों को इस प्रकार a अपॉन बी बराबर क्या आया, 5/3 आया। हाँ, 5/3 है। हमसे पूछ क्या रहा था, तो हमसे कह रहा था कि बताइए a अपॉन बी का मान क्या होगा। तो a अपॉन बी का मान हम कह सकते हैं 5/3 होगा। क्या होगा, 5/3 होगा। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी, तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छी तरीके से यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाह रहा है, कहोगे देखिए कह रहा है कि यदि x प्लस √5 अपॉन x माइनस √5 बराबर 2 है
तब बताइए x का मान क्या होगा। हाँ लोग यहाँ x का मान क्या होगा, कह रहा है कि यदि x प्लस √5 अपॉन x माइनस √5 बराबर 2 है, तब बताइए x का मान क्या होगा। हाँ लोग यहाँ कह रहा है x प्लस √5, कह रहा है x प्लस √5 अपॉन अपॉन कह रहा है x प्लस √5 अपॉन x माइनस √5 बराबर 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 2 है, बराबर 2 है, तब बताइए x का मान क्या होगा। हाँ लोग यहाँ हमें हमसे x का मान पूछ रहा है, ठीक है। दोस्तों इसके अपोन में क्या लिखा होगा, इसके अपोन में तो 1 लिखा है। आप लोग तो ये तो बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आप योगांतर और अनुपात विधि प्रयोग कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखनी है, अगर पूर्णांक दिया है तो पूर्णांक के नीचे तो 1 भी होगा पौधे। हाँ तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। बाई चांस आप ध्यान नहीं रख रहे हो, जोड़ नहीं रहे हो, घटा नहीं रहे हो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर योगांतर अनुपात विधि प्रयोग करता हूँ तो मुझे यहाँ पर अगर मैं प्रयोग करता हूँ तो क्या मिलेगा पौधे, देखिए जब आप यहाँ पर प्रयोग करोगे तो यहाँ पर जो टर्म लिखे गए हैं उनका अनुपात मिलेगा। हाँ लोग ठीक है। योगांतर अनुपात विधि क्या कहती है, क्योंकि योगांतर अनुपात विधि कहती है कि हर को अंश में से एक बार जोड़ने और हर को अंश में से एक बार घटाने पर जो अनुपात आएगा वो बराबर होगा। अगर मैं यहाँ पर हर को अंश में से एक बार जोड़ता हूँ और हर को ही अंश में से एक बार घटाता हूँ तो जो अनुपात आएगा वो वास्तव में जो अनुपात आएगा वो कुछ और नहीं x अनुपाते 5 आएगा, x अनुपाते √5 आएगा, x अनुपाते √5 आएगा। यहाँ पर तो ये आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा कहोगे, यहाँ पर 2 में 1 जोड़ूंगा तो 3 आएगा और 2 में से 1 घटाऊंगा तो 1 ही आएगा। हाँ लोग यहाँ 1 ही आएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, चाहे मैं 1 लिखूं चाहे ना लिखूं ये तो मेरे ऊपर निर्भर करता है कहोगे। हाँ और इससे भी मैं सोल्व करता हूँ तो x बराबर क्या निकल कर आएगा कहोगे 3√5 निकल कर आएगा। मतलब x की वैल्यू जो होगी, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं, मतलब x की जो वैल्यू होगी वो कुछ और नहीं 3√5 होगी। क्या होगी 3√5 होगी। हाँ लोग यहाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे। हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि यदि एक्स की क्यूब, कह रहा है एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बराबर है एक्स का क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 के, तब बताइए एक्स का मान क्या होगा। हाँ लोग ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन अपॉन एक्स प्लस 1 हाँ लोग बराबर है एक्स का क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स माइनस 1 की। हाँ कह रहा है दोस्तों एक्स का मान बताइए, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर लिखा है, दोस्तों यहाँ पर जो टर्म लिखा गया उसमें एक जोड़ा गया है। हम लोग अगर दोस्तों यहाँ पर दोस्तों इसमें एक बार एक को जोड़ा गया है, अगर दोस्तों इसमें ही एक बार जोड़ के अगर दोस्तों इसमें दोस्तों इसमें एक जोड़ा गया है और इसमें से ही घटाकर एक यहाँ पर लिखा होता तो मैं योगांतर अनुपात विधि प्रयोग करता तो मुझे फायदा मिल जाता। दोस्तों एक्स का क्यूब प्लस 1 लिखा है, अगर यहाँ पर एक्स का क्यूब प्लस माइनस 1 भी लिखा होता यहाँ पर अनुपात में तो मैं प्रयोग करता योगांतर अनुपात विधि तो मुझे यहाँ पर एक्स का क्यूब अपॉन 1 मिलता है। हाँ लेकिन नहीं लिखा है, लेकिन ला तो सकते हो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा ला भी तो सकते हो कहोगे। हाँ कैसे ला सकते हो, देखिए direct मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये एक्स का क्यूब माइनस 1 इधर ले आइए और इसे उधर भेज दीजिए, तो मैंने यही प्रक्रिया की तो यहाँ पर प्राप्त होगा एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन यहाँ पर आ गया एक्स का क्यूब माइनस 1। अब इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। अब दोस्तों अगर मैं योगांतर अनुपात विधि प्रयोग करता हूँ तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि जो टर्म यहाँ पर लिखा गया है उसमें जो जितना जोड़ा गया है उतना ही घटाकर नीचे लिखा गया है। तो मैं अगर योगांतर अनुपात विधि अब प्रयोग करता हूँ, अब योगांतर अनुपात विधि प्रयोग करता हूँ, अगर मैं अब योगांतर अनुपात विधि प्रयोग करता हूँ तो यहाँ पर दोस्तों मुझे एक्स का क्यूब अपॉन 1 मिलेगा। हाँ मतलब एक्स का क्यूब मिलेगा। दोस्तों योगांतर अनुपात विधि कहती क्या है, देखिए योगांतर अनुपात विधि कहती है कि हर को अंश में एक बार जोड़ने और हर को अंश में से एक बार घटाने पर जो अनुपात आता है बराबर आता है। तो मैंने यही किया, हर को अंश में से एक बार जोड़ा और हर को अंश में से एक बार घटाकर अनुपात निकाला तो मुझे जो अनुपात मिला वो एक्स क्यूब अपॉन 1 मिला, मतलब एक्स का क्यूब मिला, ठीक है। इसी प्रकार मैंने यहाँ पर भी हर को अंश में एक बार जोड़ा और हर को एक बार अंश में से घटाकर अनुपात निकाला, यहाँ पर जो अनुपात मिलेगा एक्स अपॉन 1 मिलेगा, मतलब एक्स मिलेगा। तो इस प्रकार एक्स का क्यूब बराबर एक्स के आया, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी खबर नहीं। दोस्तों एक्स जो है इधर ले आया, एक्स को मैं इधर ले आया तो एक्स का क्यूब माइनस एक्स बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। हाँ लोग यहाँ
बराबर के 0 आ गया। इसने कह दिया कि भैया x की वैल्यू जो होगी, x की वैल्यू जो होगी ना 1 के बराबर हो सकती है ना -1 के बराबर हो सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं x कॉमन लिया तो अंदर प्राप्त हुआ x स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 लिया। हाँ, ठीक है। अगर दोस्तों इसे अपन में पहुंचाता हूं तो x बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, x बराबर 0 आएगा। हाँ, x बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। x बराबर 0 है और हमसे कह रहा था कि बताइए x का मान क्या होगा, तो हम कह सकते हैं भैया x का मान जो होगा 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी होगा नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।